कराची से तजावुज़ात ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पुरअज़म। सईद गनी को तौहीन अदालत का नोटिस बता रहा है। टाल मटोल से काम नहीं चलेगा। वज़ीर आला सिंध को ये जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। मरियम नवाज को नून लीग की नायब सदारत से हटाने के लिए तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन जा पहुंची। दूसरी पार्टी के फैसलों में मुदाखलत की रिवायत चल पड़ी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन फनकारों की जिंदगी दाव पर लगी है। पश्तो गुलकारा गजाला जावेद एमन उदास के बाद मीना खान का कत्ल मामूली वाकयात नहीं, सूबाई हुकूमत को नोटिस लेना होगा। क्रोचमेंट की बात हो रही है, तजावुज़ात की बात हो रही है, तो आपको बताएं कि कराची से तजावुज़ात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट संजीदा है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची के फुटपाथ से तजावुज़ात और रफ़ाई अदारों के दस्तरख्वान ख़त्म करने का टास्क वज़ीर आला सिंध को सौंप दिया है और वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को अदालती अहकामात ना मानने पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हो गया है। मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें कम से कम ये हक तो मुझे पहुँचता है कि मैं अपना ओहदा रखूँ या अपना छोड़ूँ। ये तो मेरी अपना इस्तेहकाक है कि मैं वज़ीर रहता हूँ या नहीं रहना चाहता हूँ। तो ये मैं आज भी समझता हूँ कि जो अदालत ने उस वक्त कहा था, जो मीडिया के ज़रिए में पता चला कि अगर लोगों के घरों को तोड़ने की बात की जाएगी तो मैं अदालत के सामने हाथ जोड़कर अपना ओहदा जो है छोड़ दूँगा, लेकिन मैं घरों को तोड़ने का कोई इक़दाम नहीं करूँगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए कि वो ये इक़दाम कर सके। जस्टिस गुलजार ने मेयर कराची वसीम अख्तर से मुकालमा किया कि आपने अपना सियासी जनाजा निकाल लिया है। कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है सिंध गवर्नमेंट ने माजी के 10 साल जो गुजरे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि SLGA 2013 दिखाया है कि ये जो फंक्शन KMC के हैं ये दूसरे कैसे कर रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट कैसे कर रही है ये फंक्शन, ये कर नहीं सकती। काफ़ी चीज़ें ओपन हो रही हैं, अब सामने आ रही हैं। KMC को काम करने नहीं दिया जा रहा। हमारे महकमे ले लिए गए सारे, जो महकमे नहीं भी लिए गए बाय नोटिफिकेशन ले लिए गए। तो ये अब चीज़ें सामने आ रही हैं कोर्ट्स के भी। और सुप्रीम कोर्ट ने आपको अपडेट करें कि कराची में रेलवे की ज़मीन से तजावुज़ात 15 दिन में हटाने और सर्कुलर रेलवे 1 माह में चलाने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने फौजी ज़मीन से तमाम कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म करने का भी हुक्म दिया है। अदालत ने कहा है कि मिलिट्री लैंड पर कायम सिनेमा भी फौरी गिराए जाएँ। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि कोई कितना ही बासर क्यों ना हो, गैर कानूनी तामीरात की इजाज़त नहीं होगी। ये तय है कि ये ज़मीनें खाली होंगी। सो अहकामात तो सख्त हैं, अब देखते हैं कि अमल दरामद कैसे से होता है। बल्कि हम पूछ ही लेते हैं वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, आप वजारत छोड़ देंगे लेकिन अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे, तो ऐसे क्या ऑर्डर्स हैं जो आपके लिए मानना मुमकिन है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं अदालत का हुक्म नहीं मानूंगा। मेरा मौक़िफ़ पहले भी ये था, आज भी ये है कि अदालत के फैसले हमें अच्छे लगे, हमें ना अच्छे लगे, आईनी तौर पर हम उन पर अमल दरामद करने के पाबंद हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है। अदालत की नीयत पर भी हमें शुबा नहीं है। जज साहिबान जो चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो कराची की बेहतरी के लिए है और कराची के लोगों की बेहतरी के लिए है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे में इम्कान ये हो, मेरी राय ये हो कि उससे लाखों लोग मुतासर हो सकते हैं, एक इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, तो मैंने सिर्फ इतना कहा है कि अगर मुझे ये कहा जाएगा कि घर तोड़ दें तो मैं घर तोड़ने से पहले अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। मैं बतौर मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे लाखों लोगों की छतें जो हैं उनसे छिन जाएं। ये एक मेरी राय, मेरा मौक़िफ़ है। अब इस पर तो कम से कम ये हक तो मुझे है ना कि जी मैं वजीर रहना चाहता हूँ कि नहीं रहना चाहता हूँ, हालात कैसे बन जाते हैं। तो वो मैंने बात कही है, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि मैं अदालत का हुक्म नहीं मानूंगा। अच्छा सईद गनी साहब, अंडरस्टैंडेबल बात है कि ज़ाहिर है जो बिल्डिंग्स बन गई हैं, कई मंजिला इमारत बन गई हैं रेजिडेंशियल एरियाज़ में, अब अपार्टमेंट्स हैं, उन्हें ख़त्म तो नहीं किया जा सकता। लेकिन कराची में तजावुज़ात का मसला तो बरसों पुराना है सर, और शहरी खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तोफ़ैल इस मसले का हल कहीं से तो शुरू हुआ है। आप इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ वैसे किन किन बातों के ख़िलाफ़ हैं दरअसल? देखिए, मैं वाज़ेह कर दूं, मैं बिल्कुल इस ऑपरेशन के मुखालिफ नहीं हूँ। जब आप कहते हैं कि जी इंक्रोचमेंट के खिलाफ कार्रवाई, तो फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिर्फ एक वो बात नहीं जो मैं कह रहा हूँ।
इलीगल जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। जो पार्क्स पर, ग्राउंड्स पर, नालों पर कब्जे हैं वो बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए और उससे जो शहर की खूबसूरती है बहाल होती है वो बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों को करने के लिए एक मरबूत मनसूबाबंदी की ज़रूरत है और इस काम को करने के लिए कुछ चंद हफ्ते या चंद महीने, शायद काफ़ी इससे ज़्यादा वक्त दरकार होगा। इसलिए कि इसके नतीजे में काफ़ी लोग मुतासर होंगे और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उन मुतासरीन के लिए भी कोई रास्ता तलाश करें। तो वो मराहल हैं उसके मुख्तलिफ और ये तासुर भी गलत है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने अभी कहा कि अदालत का फैसला, अदालत की नीयत हमें बिल्कुल दुरुस्त लगती है और मेरा अपना एक मौक़िफ़ है, उससे लोग इख्तलाफ कर सकते हैं, वो बिल्कुल करें। अच्छा, आपने घर और दुकानें और इस किस्म की चीज़ें गिराने का कहा है, बताया है, तो घर और दुकानें गिराने पर एतराज़ आपके ही नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेर जमान भी ये बात कर चुके हैं और वसीम अख्तर भी यही कहते हैं। तो क्या शहरियों की नुमाइंदा सियासी क़यादत मिल बैठ कर इस मसले का कोई मुस्तकिल परमानेंट हल नहीं निकाल सकती? देखें, हल तो निकालने की बात हम भी कर रहे हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के पहले ऑर्डर्स आए उसके बाद हमने मुस्तकिल जो है इस पर काम भी किया है और हम काम कर भी रहे हैं। मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई हैं, कमिटीज़ बनी हैं, माहिरीन को बिठाया गया है, मुख्तलिफ बड़े टाउन प्लानर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनको बिठाया गया है और उनको जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि वो हमें गाइड करें कि गवर्नमेंट किस तरह के इकदाम करे जिससे शहर के में जो सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से चाह रही है उस पर हम अमल दरामद कर सके। तो वो चीज़ें तो हम कर रहे हैं, उस पर कोई रुके हुए नहीं है। लेकिन जाहिर है कि अब ये काम ऐसे हैं कि जिनमें थोड़ा वक्त दरकार होता है और उसकी वजह से मतलब ताख़ीर हो रही। तो बाकी इसमें आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कोई सियासी जमात शायद अफोर्ड ही नहीं कर सकती कि इस तरह लोगों के घर तोड़े जाए। बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी हमारे साथ मौजूद थे और लेट्स सी कि इस ऑपरेशन का क्या बनता है। ज़ाहिर है ह्यूमन एलिमेंट को भी ये मद्देनज़र रखती हैं जितने भी सियासी नुमाइंदगान हैं शहर के, चूँकि उनके वोटर्स और सपोर्टर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, उसमें मुतासर हो सकते हैं, इसलिए उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। मूविंग ऑन आपको बताना हमने ये कि बाज़ औक़ात किसी बहुत ही अहम काम में भी इंतहाई एहतियात के बावजूद कोई ना कोई ब्लंडर, गलती रह जाती है। ऐसा ही कुछ ऑस्ट्रेलियावी मरकजी बैंक के जो स्टेट बैंक है ना उनका उसके साथ हुआ। एक ऑस्ट्रेलियावी नोट में पहली ऑस्ट्रेलियावी खातून पार्लियामेंटेरियन एडिथ कॉबन की तस्वीर के साथ उनकी छोटी सी तकरीर भी शामिल कर दी गई थी। तकरीर में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लफ्ज में आय मौजूद नहीं था, तो लिहाजा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया। और कोई 7 महीने बाद लोगों ने इस गलती को नोटिस किया, पहले तो नोटिस ही नहीं किया और जिस पर ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक को शर्मिंदगी तो हुई, लेकिन उन्होंने क्या, अब करोड़ों नोट छप चुके हैं, तो माजरत के साथ आइंदा ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं हो सका। जाहिर है नोट तो नहीं वापस आ सकता। बड़ा ही गौर फरमाया होगा कि वो बिलिटी का आय रह गया बीच में से। Since we are talking about mistakes, तो another one ना होना करने को तो फिर नोट पे लिखे हुई तहरीर भी पढ़ी जा सकती है। पर मतलब अंग्रेजी वो लोग बोलते हैं, अंग्रेजी लिखते हैं, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गलती होगी। और गलतियों की चूंकि हम बात कर ही रहे हैं तो एक और गलती के बारे में बताएं आप मुझे। कभी कभार तो नंबर, फोन नंबर लिखा होता है किसी का, कभी कभार तो सिग्नेचर्स होते हैं। दौलत इस्लामिया लिखा होता है, ये मैं ठीक कह रहा हूँ क्या? फिर से बताओ। बैंक दौलत पाकिस्तान ये लिखा होता है, तो फिर और क्या लिखा होता है? मैं अभी चेक करते हैं। अच्छा, अभी नोट निकालते हैं ना, चेक करते हैं। बट आई वांट टू टेल अबाउट अनदर मिस्टेक। तो फिर मैंने नहीं यही नहीं ना, इसी तो किसी से मंगवा के चेक निकालेंगी कहां से चेक करने के लिए भी। अच्छा जी, आपको बताएं कि मरियम नवाज नायब सदर मुस्लिम लीग नून बनी, लेकिन एतराज़ात जो हैं वो तहरीक इंसाफ को हैं। तो पीटीआई उन्हें हटवाने के लिए सरगर्म है और इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त जमा करा दी है। तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ारूक हबीब, मलिका बुखारी, कमल शौजेब और जवेरिया जफ़र ने मरियम नवाज के खिलाफ दरख्वास्त जमा कराई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मरियम नवाज की बतौर नायब सदर मुस्लिम लीग नून तकर्रुरी आइन और कानून से मुतसादम है और वो किसी भी सियासी और अवामी ओहदे के लिए नाअहल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स ने आज मरियम नवाज शरीफ की, माई सेल्फ, फ़ारूक बेरिया और कमल शौजब ने मरियम नवाज की एज वाइस प्रेसिडेंट उनकी तकरीर को चैलेंज किया है, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि वो ये ओहदा रखने के लिए अहल नहीं है और उनका ये ओहदा रखने से पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम मुतासर होगा।
तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त में अदालत उज़्मा के फैसलों का भी वजूद है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से 3 मई को 16 नायब सदूर मुकर्रर किए गए, जिनमें मरीम नवाज और हमजा शहबाज के अलावा दीगर रहनुमा भी शामिल हैं। ताहम PTI ने एतराज़ सिर्फ मरीम नवाज पर किया है। इसी पर बात कर लेते हैं। PTI की रहनुमा कमल शौज़ेब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया कमल साहबा, आपने वक्त दिया। कमल साहबा, मरीम नवाज को उनकी पार्टी ने नायब सदर बनाया है, 16 और लोगों को भी बनाया है। तहरीक इंसाफ एक अलग पार्टी है, फिर क्यों एतराज़ किया जा रहा है? कैसे एतराज़ कर सकते हैं? वो मुकदमात में कन्विक्टेड भी हैं और अभी बेल पे रिहा हुई हुई हैं। जिस तरह उनके वालिद साहब कुछ अर्सा पहले हुए थे, वो भी 2 मुकदमों में कन्विक्टेड हैं और इस वक्त वो अपनी सज़ा काट रही हैं। तो वो कोई आम शख्सियत नहीं है कि जिनको कोई भी पार्टी ने उठा के नायब सदर नामज़द कर दिया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़ाहिर है उनका पाकिस्तान की सियासत में डायरेक्ट असर व रसूख है। दो कि उन्होंने सियासत में या सियासी स्ट्रगल कोई नहीं की, लेकिन जो डोमेस्टिक या डासी सियासत के तहत वो एकदम से मार्केट में लॉन्च हो गई। नवाज़ शरीफ की बेटी होने की हैसियत से उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे उठाए। लेकिन जहाँ तक बात है कि उनकी पार्टी अलग ज़रूर है, लेकिन हमने उनकी किसी पार्टी के मामले में दखल नहीं दिया। लेकिन अगर पार्टीज़ गलत नॉमिनेशंस करेंगी, जो इस मुल्क के कवानीन, कोई भी सियासी पार्टी इस मुल्क के कवानीन, इलेक्शन कमीशन के कवानीन को ब्रेक करेगी और ऐसे लोगों के लिए कि जो यहाँ मुल्क की सियासत में डायरेक्ट असर व रसूख रखते हैं और पब्लिक ऑफिस को यूज़ करके या मिस यूज़ कर सकते हैं, तो ये हमारा बतौर शहरी भी एक हक भी बनता है और फ़र्ज़ भी बनता है कि हम उसको जाके। ठीक है, आपने अपना एक्सप्लेन कर दिया कि रीजनिंग क्या है, लेकिन ये बताएं प्लान ऑफ एक्शन क्या है? अभी तो आप अपनी दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में लेकर गए हैं, वहाँ बात ना सुनी गई तो क्या दीगर अदालतों की तरफ जाएंगे? देखिए, मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्शन कमीशन इस पर ज़रूर रिस्पॉन्ड करेगी और इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर ही रिस्पॉन्ड करेगी। हम बिल्कुल सही फोरम पे ये दरख्वास्त लेकर गए हैं और आइन और कवानीन को पूरी अच्छी तरह स्टडी करके लीगल लोगों की पूरी एक मेहनत से तैयार करके चीज़ लेकर गए हैं और इसमें बहुत सारे ऐसे केसेस मौजूद हैं। सबसे बड़ी तो नवाज़ शरीफ साहब के अगेंस्ट जो हुक्म आया हुआ है कि वो कोई पार्टी का ओहदा नहीं रख सकते थे, कुजा ये कि वो सदर बन जाएं। और इसी तरह जो भी अदालत से कन्विक्टेड हो, और 62 और 63 के अंडर जो कन्विक्टेड हो, वो आप किसी भी इस तरह की सियासी जो जमात है उसके भी वो ऑफिस बेरर नहीं बन सकते हैं। तो इसलिए हम अपना मुकदमा जो जिस फोरम पे लेके गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वही इसका कॉम्पिटेंट फोरम बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में जो कवानीन और जो अदलिया है, आला अदलिया है, वो सब आज़ाद हैं और वो कवानीन के मुताबिक, आइन के मुताबिक ही फैसले देंगी। और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इस पर पूरी तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और बहुत सारे केस लॉज मौजूद हैं जो इसमें रिट पिटीशन में साथ हमने अटैच किए हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि अगर इस तरह एक पार्टी दूसरी पार्टी के मामलात में दखल देगी तो फिर ये सिस्टम सबके लिए ठीक होगा? क्योंकि कल को फिर तमाम पार्टियां आपकी पार्टी के मामलात में भी दखल अंदाजी करेंगी, ये तो बड़ा खिचड़ी सी पक जाएगी। समझती हूँ कि कोई पार्टी के मामलात में किसी दूसरी पार्टी ने दखल अंदाजी की, कल को अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि हर पार्टी का एक आइन होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जैसे नाम में भी डिक्टेटरशिप मौजूद है और ये सिर्फ पर्सनालिटी की पार्टी बनती है जिसमें एक नवाज शरीफ साहब या उनकी औलाद या उनके ख़ानदान के बारे में पूरी सियासत चल रही होती है। इसी तरह उनकी ना कोई, आपने देखा है कि तकर्रियाँ किस तरह हुई हैं, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा ज़ाब्ता दिया हुआ है कि किस तरीके से एक तकर्रियाँ होनी चाहिए और एक इलेक्शन का तरीक़ेकार भी बताया हुआ है कि पार्टियों के अंदर, डेमोक्रेटिक पार्टीज़ के अंदर एक जमहूरी अमल के से गुजर के लीडरशिप को आगे लाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक डायनेस्टिक और डिक्टेटर की बनाई हुई जमात है और इसमें डिक्टेटरशिप का ही रिवाज है, तो वही हमें नज़र आ रहा है। तो PTI की जहाँ तक बात है, हमारा एक मुकम्मल आइन है जो अभी हमने दोबारा रिवाइज़ किया है और उसमें कहीं ऐसी कोई शिक नहीं आपको नज़र आएगी कि इस तरीके से कोई अपॉइंटमेंट्स हो सके। और अगर खुदा ना खास्ता कोई गलती होती भी है तो बेशक उसको चैलेंज करें, हम कभी इस चीज़ से ना नहीं करेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। PTI रहनुमा कमल शौज़ेब अपना मौक़िफ़ बता रही थी। तो आपको बताना है हमने कि जी, आपको बताएं शब्बर जैदी को चेयरमैन FPR बनाना वज़ीर आज़म के लिए दर्द सर बन गया और नोटिफिकेशन तो जारी हो गया, मगर FPR अफसरान दीवार बने खड़े हैं और ख़ुद खेलना है ना किसी को खेलने देना है, ये वाली कैफियत है इस वक्त
FPR अफसरान की मंतिक समझ से बिल्कुल बालातर है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स अमूर के माहिर शब्बर जैदी को एजाजी बुनियादों पर 2 साल के लिए चेयरमैन FPR मुकर्रर किया गया। और वजारत कानून की समरी के मुताबिक शब्बर जैदी को तमाम मराद के साथ चेयरमैन तैनात करना तौहीन अदालत होगी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने भी एतराज़ उठाए थे, इसलिए उन्हें एजाजी तौर पर ओहदा दिया गया। दूसरी जानिब अपोजिशन भी इस तैनाती पर एतराज़ कर रही है। उस शख्स को टैक्स कलेक्शन के लिए मुकर्रर किया है जिसने अरबों रुपए के टैक्स के अगेंस्ट जो है वो स्टे लिए हुए हैं, और उन केसेस में वकील जो है वो वजीर कानून साहब हैं। जो टैक्स ना दहिंदा नॉन फाइलर का सबसे बड़ा चैंपियन, उनको प्रोटेक्ट करने वाला शख्स जो है इन्होंने चेयरमैन में FPR लगा दिया है। कानून की तरीक़ेकार की वायोलेशन करके आप उन शख्सियत को लेके आ रहे हैं। खुद शब्बर जैदी साहब लिटिगेंट हैं, उन्होंने एतराज़ात किए हैं FPR के ऊपर कि हमारे ऊपर आपने टैक्स गलत लागू किया है। पाकिस्तान की रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी को 1 अरब रुपए का लॉस है। आप पावर ग्रैब करने के लिए आ रहे हैं या पैसे बनाने के लिए, क्योंकि ये अपने आप के अल्फाज हैं। लेकिन हुकूमत अपने फैसले का डट कर दिफा कर रही है। शब्बर साहब जो है वो बहुत ज़्यादा रकम देते हैं टैक्स के ज़रिए। इनको ये हज़म नहीं हो रहा कि एक साफ़ सुथरी ईमानदार क़यादत और एक साफ़ सुथरी ईमानदार काबीना और एक नहायत मुहिब्बे वतन और दुनिया में मानी हुई जिसकी काबिलियत है पाकिस्तान की मुआशी टीम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को नया पाकिस्तान बनाने के लिए सरगर्म है। आपको ये भी बताएं कि शब्बर जैदी के तकर्रुर पर FPR अफसरान के संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पहले कह चुके हैं कि FPR ने ठीक काम ना किया तो वो इसे ख़त्म कर देंगे। जो FPR है इसका ठीक होना ज़रूरी इसलिए है कि हम जब तक FPR की रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, नंबर 1 हम अपना ख़र्चा मीट नहीं कर सकते। मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं कि हमने ये रेवेन्यू जनरेशन कैसे करनी है, FPR को कैसे एक बिज़नेस फ्रेंडली एक इदारा बनाना है। मैं ये भी आपको आज कहता हूँ कि अगर हमने ये रियलाइज़ किया कि FPR ठीक नहीं हो सकती, हम एक नई FPR बना देंगे। अगर हमारा टैक्स कलेक्टिंग एजेंसी ठीक ना हुई तो ये तो मुल्क की आगे सिक्योरिटी। ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ पहले FPR के ग्रेड 22 के अफसरान ने इमरान खान से मुलाकात में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म के मुअव्विन ख़ुसूसी अरबाब शहजाद से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। अफसरान ने मुतालबा किया कि FPR के अंदर से ग्रेड 22 का अफसर चेयरमैन बनाया जाए। अफसरान का कहना था कि वज़ीर आज़म FPR की मुसलसल तस्दीक कर रहे हैं और सीनियर अफसरान का मौक़िफ़ सुनने को तैयार भी नहीं है। इसी पर बात कर लेते हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अशरफ मलखम ने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया अशरफ। बताइएगा कि FPR के अफसरान कभी भी टैक्स वसूलियों का टारगेट पूरा नहीं कर पाते, करप्शन के इल्ज़ामात ज़ाहिर है वो भी अलग हैं। अब इन्हें वज़ीर आज़म की जानिब से तैनाती पर एतराज़ होना चाहिए या नहीं? बनता तो नहीं है वैसे। शब्बर रज़ा साहब चेयरमैन तो तैनात हो गए हैं, सेक्रेटरी रेवेन्यू नहीं है, लिहाजा वो टैक्स वसूलियों की ज़िम्मेदारी तो शायद उन पर आएगी, लेकिन जो दूसरे ज़िम्मेदारी है, जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स की पावर हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन की पावर है, उनके पास नहीं होगी। तो एक लूला लगड़ा सा एक जो ओहदा होगा, फुली पावरफुल ओहदा नहीं होगा। जब पावरफुल नहीं है चेयरमैन तो उसके हालात क्या होंगे आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ तक एतराज़ FPR के अफसरान को, मेरा ख्याल है इसको किसी साइड पे ले लें, एतराज़ करने में हक़ बजाने में है कि कभी भी जो FPR में पॉलिटिकल प्रेशर से आज़ाद काम नहीं करने दिएगा, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ FPR के अफसरान की करप्शन है, इसकी स्टोरीज़ भी बहुत आई हैं। जब भी FPR के अफसरों को FPR का चेयरमैन बनाया गया, चार्ज दिया गया, पिछले 2-3 अदवार देख लें, उसमें करप्शन केसेस में इजाफा हुआ है, उसमें FPR की करप्शन में इजाफा हुआ है। जब भी FIR से बाहर का कोई ऑफिशियल पोस्ट हुआ, ख़ास तौर पे जो PS सर्विस के हैं, तो FPR में रेवेन्यू कलेक्शन के साथ साथ जो करप्शन का वॉल्यूम है उसमें कमी है। मिसाल दूंगा, सबका चेयरमैन तारक बाजवा जो थे, उनके दौर में टैक्स वसूलियाँ ही बेहतर हुई थी और करप्शन भी बहुत आती थी। लेकिन अशरफ, इस तरह के एनवायरनमेंट में शब्बर जैदी चार्ज संभाल रहे हैं तो उनके लिए काम करना कितना मुश्किल होगा? क्या वो वज़ीर आज़म की पॉलिसी के मुताबिक काम कर पाएंगे? जी, बहुत वैलिड सवाल है आपका।
जब भी चेयरमैन चार्ज लेते हैं तो एक अगर वो FBR का अपना बंदा है तो उनकी एक हामांगी होती है, उसके मुताबिक मिल के चलते हैं, लेकिन इंटरनल ग्रुपिंग इनकी फिर भी रहती है जो FBR के ऑफिसर के दरमियान होती है, इनकम टैक्स और कस्टम ऑफिसर के दरमियान होती है, एक चतकलेश हमेशा रहती है। जब भी कोई बाहर से आता है, डिपेंड्स के एडमिनिस्ट्रेटर कितना ताकतवर है, कितना पावरफुल है, कितना उसको इदारा चलाना आता है। जब भी इस इदारे में सिवाय जो सिटिंग चेयरमैन थे अभी जो आज ही ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके अलावा जब भी पहले कोई चेयरमैन कहीं बाहर से आके तैनात हुए हैं, उन्होंने FBR को बेहतर तौर पर चलाया है। ये सिर्फ अभी मौजूदा चेयरमैन जो रिटायर हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, उनके दौर में जो हुआ कि FBR में बिल्कुल डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं थी, शायद उनका ध्यान ही FBR की तरफ नहीं था, बल्कि मुसद्दका इतला के मुताबिक जब वो करप्शन, अब जब मुसद्दका इतला के मुताबिक जब FBR में टैक्स वसूलने का बहरान था, वो दफ्तर में बैठ के फ्रेंच म्यूज़िक सुन रहे होते थे कानों पे हेडफोन्स लगा के, तो उनका कंट्रोल नहीं था। इससे पहले सर्विस के लोगों का कंट्रोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर का बहुत कम हुआ कि FBR पे एक सख्त कंट्रोल हो और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज़ हो, इनको अमल दरामद करने में इन पर कामयाब रहा हो। यकीनन शहबाज साहब को भी बहुत मुश्किलात होंगी, ख़ास तौर पे जब FBR के पूरे का पूरा एन ब्लॉक कस्टम और इनकम टैक्स के ऑफिसर मेंबरान उनको रजिस्ट करें। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ मलखम भाई। टारगेट तो आज तक नहीं पूरा हो सका है, लेट्स सी कि इस मरतबा क्या होता है और अगर नहीं होता तो क्या नया FBR बनाया जाता है या नहीं। जनाब, पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके उन्हें चीन स्मगल करने का स्कैंडल फैलता ही चला जा रहा है और दर्जनों अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं। ये धंधा कब से चल रहा था, ये पता लगाना FIA के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। डायरेक्टर FIA तारिक रुस्तम चौहान के मुताबिक अभी तक 2 चीनी खवातीन समेत 30 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार किया गया है। 6 लड़कियां बाजियाब कराई गई हैं जिनकी शादियां की गई थीं। मसीही लड़कियों के 15 निकाह के केसेस सामने आए हैं और मजीद ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान से बाहर जाने वाली 100 से ज़्यादा लड़कियों का डेटा आ चुका है। एक गैंग भी पकड़ा गया है जो ज़मीनी रास्ते से शहरियों को स्मगल करता था। तफसीलात के मुताबिक चीनी बाशिंदे इंतहाई ज़रूरतमंद फैमिली से रब्ता करते, जिन पाकिस्तानियों को चीनी ज़ुबान आती है वो सहूलतकार का किरदार अदा करते थे। अच्छा, इसी पे हमने ज़रा मज़ीद भी पता करना, बिकॉज वी आर वेरी क्यूरियस कि एकदम से हुआ क्या है और एकदम से ये बात निकली है। पहले तो पता भी नहीं चला और इतनी 100 से ज़्यादा मतलब शादियां और लड़कियां निकल भी गई और स्मगल भी हो गई। नुमाइंदा खसूसी जियो नुमाइंदा खसूसी एजाज़ सैयद हमारे साथ हैं, उनसे पता कर लेते हैं। एजाज़, सबसे पहले तो हमें ये बता दें कि FIA इस मामले में इतनी एक्टिव कैसे हमें नज़र आ रही है। एक हफ्ते के अंदर अंदर दर्जनों गिरफ्तारियाँ हो गई हैं और ये बात ऑब्वियसली शुरू कहाँ से हुई थी? ये मामला दरअसल 6 माह से चल रहा था और 6 माह से मुख्तलिफ हवालों से ये शिकायतें मौसूल हो रही थी पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ये शिकायतें आगे चीन को भी ट्रांसमिट कर रहा था। कुछ मीडिया रिपोर्ट भी आई थी, उस हवाले से भी मामला सामने आ रहे थे। लेकिन असल मामला उस वक्त सामने आया जब FIA से और मुख्तलिफ मुकामी अदालतों से कुछ ख़वातीन ने रब्ता किया और वहाँ जाकर अपनी शिकायत बाकायदा तौर पर जमा करवाईं, जिसके बाद FIA ने आपको पता है लाहौर में भी, फैसलाबाद में मुकामी पुलिस ने और फिर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में FIA ने कार्रवाई की और इन जो चाइनीज़ बाशिंदे हैं इनको गिरफ़्तार किया। अभी तक तकरीबन कमोबेश 2 दर्जन के करीब जो अफराद हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, जिनमें हमारी इतलात के मुताबिक 1 दर्जन से ज़्यादा चीनी शहरी भी शामिल हैं। यानी कि काम जो है ना वैसे भी अपनी लोकल्स की सहूलतकारी के बगैर हो नहीं सकता। एजाज़, ये भी बता दें कि स्कैंडल ये बन रहा है कि चीनी बाशिंदे पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करते थे, फिर उन्हें चीन ले जाते थे और वहाँ से प्रोस्टिट्यूशन वगैरह कराते थे, या फिर उनके आज़ा निकाल लिए जाते थे, गुर्दे वगैरह निकालने की इत्तलात भी हैं। इट्स वेरी स्केरी। एक्चुअली कौन सी स्टोरी सच है? क्या जराइम कराए जा रहे थे इनसे वहाँ पर, या फिर व्हाट वाज गोइंग ऑन विद दीज गर्ल्स? दरअसल जब से जो वीज़ा रिलैक्सेशन रिजीम आई, पाकिस्तान ने रिलैक्स किया चीनी शहरियों के लिए पाकिस्तान आना, उस वक्त से ये शिकायत ज़्यादा मंजर आम पर आई हैं। चीनी जो शहरी हैं वो पाकिस्तान की किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक लेटर लेते हैं और पाकिस्तान में आ जाते हैं और यहाँ पर वो अपना जो ऑन अराइवल वीज़ा लेते हैं। ऑन अराइवल वीज़ा लेकर वो यहाँ आते हैं और यहाँ पर आकर शादियाँ करते हैं और अपनी जो ख़वातीन हैं उनको लेकर चीन चले जाते हैं, पाकिस्तानी ख़वातीन को लेकर। कुछ ख़वातीन ने आकर इस बात की बाकायदा शिकायत की कि चीन के अंदर बाज़ ख़वातीन से जिस्म फरोशी भी करवाई गई और बाज़ ख़वातीन को धमकियाँ भी दी गई कि उनके जिस्मानी अज़ा को निकाल के फ़रोख्त कर दिया जाएगा अगर उन्होंने उनसे ताउन न किया। तो ये पाकिस्तान के पास भी मालूमात थी, चीन के पास भी थी
अब हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान इस हवाले से गौर कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह और चीन के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, इनकी एक मुलाकात में भी हमारी इतला के मुताबिक ये बातें हुई हैं और अब एक जॉइंट मैकेनिज़्म तैयार करने की भी कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस सारे मामले से निपटा जा सके और फ्यूचर में इस तरह के वाक़यात ना हो, उनसे भी बचा जा सके। अब तो बचा ही जाएगा क्योंकि अब ये खबर आम हो गई है, काफ़ी बहुत ही खतरनाक है और इतने ज़्यादा मतलब पकड़े भी जा रहे हैं। तो ये चीनी बाशिंदे तो फ्रंट पर हैं, जाहिर है कुछ पाकिस्तानी इनके अब हैंडलर्स भी होंगे, इधर भी इस साइड पे भी तो कुछ है, तो इनकी शनाख्त हो गई है? जी, अब तक जो गिरफ्तारियां की गई हैं उसमें कुछ पाकिस्तानी भी गिरफ्तार किए गए हैं और ज़्यादातर जो गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी हैं वो मैरिज ब्यूरोज़ चलाते हैं या शादियां करवाने का कारोबार करते हैं। जो चीनी आते थे शादियों के लिए वो इन मैरिज ब्यूरोज़ को या इन अफराद को पैसे देते थे कि उनकी शादियाँ करवाएँ और ये आगे से उनके लिए जो ख्वातीन हैं उनका अरेंज करते थे। पाकिस्तान में आपको पता है ख्वातीन के या लड़कियों के, नौजवान लड़कियों के रिश्तों का भी एक बड़ा मसला है। तो वालिदैन की इस मजबूरी को, क्योंकि पाकिस्तान में अच्छे रिश्ते कम हैं, उस मजबूरी को फ़ायदा उठाते हुए ये काम किया गया और नतीजा हमारे सामने है। अच्छा, अब लास्टली ये बता दें एजाज़ कि अगर ये चीनी शहरी इसमें मुलव्विस हैं तो फिर इन्हें हुकूमत के हवाले किया जाएगा या पाकिस्तान में चीनी हुकूमत के हवाले किया जाएगा या पाकिस्तान में ही सज़ा दी जाएगी? ये प्रोसीजर कैसे फॉलो होगा? जी, अब तक हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो ये है कि जिन चीनी शहरियों ने पाकिस्तान में आके जुर्म किया है और वो जुर्म साबित होता है तो उनको पाकिस्तान में ही पाकिस्तानी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें ज़्यादातर वीज़ा वायलेशन है और फ्रॉड की दफ़ात है जिनके तहत कार्रवाई की जा रही है। जो चीनी शहरी पाकिस्तान से चले गए हैं उनके खिलाफ भी एक प्रोसेस के तहत कार्रवाई ज़रूर करने की कोशिश की जाएगी और जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि एक मैकेनिज़्म तैयार करने की कोशिश की जा रही है, वो मैकेनिज़्म भी साथ साथ इन प्लेस करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका एजाज़। खतरनाक बात है। वैसे इस सारी कहानी में मैं ये सोच रही थी, एजाज़ ने तो एक्सप्लेन कर दिया कि पाकिस्तान में लड़कियों की शादी का मसला, जैसे उन्होंने कहा, ये आई रियली वांट टू नो कि कितना बड़ा मसला होगा कि आप अपनी बच्ची की शादी किसी चाइनीज़ से कर देंगे और वो भी एक अरेंज्ड मैरिज सिचुएशन में, एक मैरिज ब्यूरो के थ्रू। अच्छा, बहुत अजीब किसी भी कल्चर में किसी और सोसाइटी के लोगों का या किसी और मुल्क के लोगों का जब इन्फ्लक्स होता है, जैसे कि कितने चाइनीज़ आपको हमारे इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा अब तो नज़र आते हैं, तो क्रॉस कल्चरल मैरिजेस होती हैं, दुनिया भर में होती हैं। तो नॉट लाइक दिस। मतलब अगर जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कोई जान पहचान, कोई फैमिली जान, जो है थोड़ा सा कोई जान पहचान तो ज़रूरी है, वरना जिसकी ज़बान भी ना आती हो, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर्स हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़ा मायूब भी होता है। इसीलिए हमारे जहन में भी कई सवाल उठ रहे थे जिनके कुछ के जवाब तो मिल गए हैं कि बहुत ही जो गरीब खानदान होते हैं उनको ये टारगेट करते हैं। और एक और बात जो कि हमारी टॉप स्टोरी भी है और बड़ी ही तशवीशनाक बात है, आपको बताएं कि एक और पश्तो गुलकारा अपने ही घर वालों के हाथों कत्ल हो गई और बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत अरसे से चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सूबे में एक दिहाई से फ़नकार बरादरी, ख़ास तौर पर ख़वातीन गुलकाराएँ निशाना बनती आ रही हैं और आपको ये भी बताएं कि बेशतर फ़नकार ख़वातीन को अपने ही घरों में तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। सूबाई हुकूमत को कुछ तो करना पड़ेगा डेफिनेटली। मंगल को ज़िला सवात में मकामी गुलकारा और रक्कासा मीना खान को उसके खामन ने गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और मीना खान के शौहर शौकत ने करीब से 3 फायर किए जिससे मीना मौके पर ही जाँ बहक हो गई। मकतूला के अहलखाना के मुताबिक उनका दामाद अक्सर अपनी अहलिया से रकम का मुतालबा करता था। कत्ल से एक दिन पहले भी इसे 1.5 लाख रुपए की रकम दी गई थी, लेकिन वो मजीद रकम मांग रहा था और इससे पहले सवात ही से ताल्लुक रखने वाली पश्तो गुलकारा गजाला जावेद को शौहर ने गायकी ना छोड़ने पर कत्ल कर दिया था। ऐसा ही कुछ मामला पश्तो की एक और गुलकारा एमन उदास का था जो पेशावर में अपने ही भाइयों के हाथों कत्ल हो गई। और बाज़ को तो गैरत के कत्ल का, सभी केसेस को गैरत के नाम पर कत्ल का नाम दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है कि अहले खाना को उस वक्त तक कोई एतराज़ नहीं होता, इंक्लूडिंग बाप और भाई, जब तक ये ठीक ठाक रकम घर में लेके आते रहे और उसके बाद ये इतनी डिस्पोजेबल होती हैं कि जब वो काम ख़त्म हो गया तो फिर मार दो। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अभी हम यही पूछेंगे वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफजई हमारे साथ हैं। शौकत यूसुफजई साहब, खैबर पख्तूनख्वा में मुतअद्दिद वाक़यात हो चुके हैं जिनका हमने अभी जिक्र भी किया है, जिनमें ख़वातीन फ़नकारों को निशाना बनाया गया है। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ी अफसोसनाक बात है और कि जो ख़वातीन गुलकाराएँ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में नहीं बल्कि जहाँ पे भी हैं अक्सर आप देखें उनके साथ ज़्यादती हो जाती है।
और ये जो स्पेसिफिक केसेस हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 2-3 गुलकारों के साथ, ये बेसिकली दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि ये इनका अपना घरेलू झगड़ा रहा है और घरेलू झगड़े की बुनियाद पे इनको कत्ल किया गया। ये जो रिसेंटली स्वात के अंदर जो वाक़या हुआ, वो भी शौहर ने अपनी वाइफ को कत्ल किया पैसों की लेन देन के तनाज़े पे, तो उसकी तो इंक्वायरी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला जैसे इंक्वायरी होगी मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा और उनकी कार्रवाई भी होगी। अच्छा, ये बता दीजिए शौकत साहब कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन फ़नकार अगर यूं ही मारी जाती रही तो फिर आर्ट के शोबों में ख़वातीन का तसव्वुर ही मुझे लगता है अल्टीमेटली ख़त्म हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो रहा है तो इनको तहफ़्फ़ुज़ देना फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है। कुछ सोचें इस सिलसिले में सर। देखिए, ज़्यादती तो है बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से मैं मानता हूँ कि ख़वातीन गुलकारों के साथ जो जिस किस्म का सलूक हो रहा है बिल्कुल ये नाकाबिल बर्दाश्त है। और ये जो केस हुआ है इसकी इंक्वायरी अब हो रही है और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे तो ये लग रहा है कि लेन देन का केस है, मीडिया पे भी आ चुका है कि पैसों के वजह से उसने अपनी वाइफ को कत्ल किया है, लेकिन इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा, सख्त एक्शन होगा इंशाअल्लाह ताला। जैसी इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट आएगी, उसकी रोशनी में गवर्नमेंट एक्शन आप बोले कि एक्शन डेफिनेटली लेना पड़ेगा। ये सिर्फ सरकारी मसला नहीं है, माशरती मसला भी है। तो आप सजेस्ट करें कि इसके लिए मीडिया और आवाम क्या कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये एक माइंडसेट है और ये जो माइंडसेट है इसका ख़ात्मा करना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पैसों की खातिर इंसानों की जान लेते हैं और ख़वातीन पे तशद्दुद करते हैं, तो मेरे ख़्याल से एक इस्लामी माशरे और एक महज़्ज़ब माशरे में ये चीज़ें नहीं हो सकती। तो ये मैं समझता हूँ कि इस पे बाकायदा इस पे एक्शन होगा इंशाअल्लाह और जो कल्प्रेट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और जिनके साथ जुल्म हुआ है उनको इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई। और ना सिर्फ इसमें ज़ाहिर हुकूमती सतह पर करने की काम ज़रूरत है, माशरती सतह पर भी अवेयरनेस भी बढ़ाने की ज़रूरत है और कब तक होता रहेगा आई वंडर। अभी हमने आपसे इजाज़त लेनी है, वक्त की किल्लत है। आपसे इंशाल्लाह अब हम कब मुलाकात करेंगे? मिलेंगे आपसे। आई नो ज़रा मुश्किल होता है कैलकुलेट करना, बट संडे की रात जो कि मंडे की मॉर्निंग होगी तब हम मिलेंगे। 2 दिन बाद आपसे मुलाकात करेंगे। हैव अ ग्रेट वीकेंड अहेड।